नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। शरद पवार को वैसे ही नहीं परिपक्व राजनेता कहा जाता। आज उन्होंने एक बार साबित कर दिया फिर से कि वो कम से कम अमित शाह से तो बड़े चाणक्य हैं ही। जो कुछ भी उठापटक अमित शाह और अपने प्रधान सेवक साहब की जोड़ी ने महाराष्ट्र में मचाई, लंबे समय से चल रही है उठापटक, उनको सबको लंबे समय तक ऑब्जर्व करने के बाद निश्चित रूप से शरद पवार इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के ऊपर उठापटक पर लगाम जो है वो जनता ही लगाएगी। और ये चीज़ सोच करके शरद पवार आखिरकार सारी उठापटक से निरपेक्ष होकर के जनता की अदालत में पहुंच गए। परिपक्व नेता हैं ही, दुनिया उन्होंने देख रखी है, बहुत से उतार चढ़ाव उन्होंने देखे रखे हैं। और उन्होंने आज नासिक में जनसभा की और वहाँ पर जाकर के बोले। उन्होंने बहुत मोटे तौर पर बहुत ही 3-4 बातें बहुत साफ कही और उसका मेरा ख्याल है कि प्रभाव पड़ा होगा, जैसा मैंने देखा उसको। कि उन्होंने पहली चीज़ कही कि मेरी उम्र काफ़ी हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मैं आखिरी बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ और मुझे सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। उनका इशारा छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की तरफ था कि ऐसे लोगों को मैंने पार्टी में रखा और प्रेशर दिया जिसके नतीजे ठीक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सबसे, हालांकि उन्होंने शरद पवार ने इन तीनों का नाम नहीं लिया, लेकिन बात उनका इशारा इन्हीं तीनों की तरफ था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ और साथ ही साथ दूसरा फिर उन्होंने माफ़ी मांगी उन्होंने, और ये एक इमोशनल कार्ड था जिसने अपना प्रभाव डाला होगा, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात जो कही उन्होंने वो ये कही कि इन तीनों को, ये तीनों वो नाम है जिनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे और मोदी जी ने कहा था कि वो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे बिना नहीं मानेंगे। तो अब मैं मोदी जी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपना काम करें, क्योंकि ये वही अजीत पवार है जिनके ऊपर सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय, और ये कहा था कि ये जाकर के जेल में चक्की पीसेंगे। ये सब सारी बातें हुई थी और अब उन्हीं को ला करके फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया है। जाहिर सी बात है कि अब जवाबदेह मोदी जी को होना है, न कि शरद पवार को। और शरद पवार एक ऐसे आदमी जिनके ऊपर अभी तक करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा है। करप्शन के चार्जेस उन लोगों के ऊपर ही लगे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले अपने साथ खींच के ले गए। ये हुई दूसरी बात। अब इसमें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा भी, कि ये सब महाराष्ट्र में जो उठापटक हो रही है वो सारी की सारी उठापटक इस समय अभी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि इसी बीच में महाराष्ट्र के जो स्पीकर है उन्होंने भी जो दो फाड़ हुआ था, क्या नाम है, शिवसेना में, तो उस दो फाड़ में को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करना स्पीकर ने भी शुरू कर दिया है। यानी अभी महाराष्ट्र के सदन में जो कुछ उठापटक चल रही है अभी लंबे समय तक चलेगी। इस चीज़ को शरद पवार तो भांपते ही रहे होंगे, अनुभवी नेता है। इस सब कुछ चीज़ों को भाप करके उन्होंने सीधे सीधे जनता की अदालत में जाना मुनासिब समझा, जो अल्टीमेटली सारी उठापटक के बावजूद जाना जनता की अदालत में ही है। तो वो अभी से शरद पवार ने ये काम शुरू कर दिया और इसका एक सबसे बड़ा जो दूरगामी फायदा होगा वो ये होगा कि जब भी महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उस समय तक शरद पवार जो है वो चुनाव प्रचार के माध्यम से अपनी अच्छी खासी ज़मीन फिर से तैयार कर चुके होंगे, जबकि बाकी लोग जो हैं उनको उस समय ही शुरू होंगे जो उनके आज की तारीख में विपक्षी है। अब इधर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक काम और हो रहा है जो जाहिर सी बात है कि अपना असर डालेगा और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में नए उथल पुथल लाएगा, जिसका फायदा अल्टीमेटली शरद पवार और को ही होने जा रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जिस समय जब शिवसेना की सरकार गिराई गई थी उस समय, बाद में सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। उस समय ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि स्पीकर जो है इस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट दें। अब लंबे समय तक तो टाला उसको स्पीकर ने, लेकिन कब तक टालते, मामला सुप्रीम कोर्ट का था। तो इसलिए अब उन्होंने जो उद्धव ठाकरे के जो दोनों गुट हैं, जिसमें से एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है और बाकी जो उद्धव ठाकरे के साथ है, उन सारे विधायकों को उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप आकर के अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए कि क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए या रहने दिया जाए। इस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस चीज़ को भांपते ही रहे होंगे कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरवीन कर दिया था। तो इसीलिए उन्होंने फिर नए सिरे से
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तो उखाड़ कर आया और वहाँ से एक गुट को तोड़ करके लिया अजीत पवार के नेतृत्व में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के फलस्वरूप एकनाथ शिंदे कुर्सी से हटते हैं तो नए सिरे से उनके पास सरकार बनाने के लिए न नंबर की कमी हो और मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी उनके पास आदमी हो। शायद इसीलिए भी अजीत पवार, जिनकी बड़ी हसरत है मुख्यमंत्री बनने की, इस फिर से नए सिरे से तोड़ फोड़ के माध्यम से इसमें आ गए। बहरहाल कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी होगा इस सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, और जो स्पीकर ने नोटिस दिया है सारे विधायकों को, उससे जो भी नतीजा निकलेगा, जैसा कहा जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे जो है वो एक आध हफ्ते में इस्तीफा दे करके और नए मुख्यमंत्री का वहाँ चुनाव होगा। बहरहाल ये सब सारी चीज़ें जो होंगी ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक का दौर है वो अभी लंबे समय तक चलेगा और अगले चुनाव तक वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी, न सामान्य सरकार चलेगी। ये अभी जो दांव, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एकनाथ शिंदे की सरकार जब चली जाए, नया चीफ मिनिस्टर चुन लिया जाए तो भी वहाँ पर शांतिपूर्वक सरकार चले, ऐसा नहीं है। जो माहौल मोदी साहब और क्या नाम है शाह की जोड़ी ने वहाँ बना दिया है, निश्चित रूप से वहाँ पर अभी उठापटक की राजनीति तब तक चलेगी जब तक कि वहाँ पर नए चुनाव नहीं होंगे। इस चीज़ को भांप करके अपने शरद पवार ऑलरेडी आज नासिक में जनसभा करके जनता की अदालत में पहुँच गए। ये साफ साफ बताता है कि वो वैसे ही नहीं अनुभवी परिपक्व राजनेता बताए जाते हैं। उन्होंने वो दांव खेल दिया जो दांव अमित शाह और मोदी साहब नहीं खेल पाए और वो जनता की अदालत में चले गए, जिसका निश्चित रूप से फ़ायदा उनको अगले इलेक्शन में होगा, ये तय जानिए। बाकी इलेक्शन जब होगा तो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो माहौल है, जैसा वहाँ से चीज़ें पता चल रही है, जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, कहीं ना कहीं शरद पवार का ये दांव जो है मोदी और शाह की और बाकी जितने शिंदे और क्या नाम ये सब साहब जितने हैं उनकी सबकी कवायद पे भारी पड़ने जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसको पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं इस तरीके की और भी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।